वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, और आज डेट है 13/5/2020। देखिए स्टूडेंट, मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन से कंटिन्यू वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको इससे प्रीवियस किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो डी और एफ ब्लॉक का जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा आज का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल 4 या 5 मार्क्स का है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं स्टूडेंट वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स में आ जाएंगे लेकिन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर आपको 4 या 5 मार्क्स देके जाएगा बोर्ड एग्जाम में केवल। इससे मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पी ब्लॉक था, जो था आपका 10 से लेकर 12 मार्क्स तक का चैप्टर वो आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को। एक बार फटाफट से ब्रीफली देख लेंगे हम कि जो पीरियोडिक टेबल होती है स्टूडेंट, हमारे पीरियोडिक टेबल वो किस चीज का कलेक्शन है। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स है ना, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई वो। तो ये हमने बना लिए 4 ब्लॉक्स के लिए इसकी 4 सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट वन को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको? एस ब्लॉक। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट हमारा पी ब्लॉक, फिर स्टूडेंट आता है हमारा डी ब्लॉक, और फिर फाइनल आता है स्टूडेंट हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एस ब्लॉक को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स, और हम इसे क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज याद रखिएगा कि जो एस ब्लॉक होता है उसको या तो फिर आप एल्कली मेटल्स बोलेंगे या फिर आप उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 2 ग्रुप होते हैं, NS1 जिसको आप बोल रहे हैं एल्कली मेटल्स, और NS2 जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाइए हम पी में। पी वाले को हम बोलते हैं स्टूडेंट, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस भी किया है प्रीवियस चैप्टर में। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके अलावा हम इसे किस नाम से जानते हैं? इसे स्टूडेंट बोला जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट भी, मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 हो गए। अब आते हैं हम डी और एफ ब्लॉक में, है ना, जो हमको स्टार्ट ही करना है चैप्टर। देखिए जो डी ब्लॉक है स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, और एफ ब्लॉक जो होता है स्टूडेंट वो एक्चुअली में पार्ट है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के अंदर से ही उसको निकाला गया है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे में हम इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको? एफ ब्लॉक को इनर यानी कि अंदर से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो फिर से देख लीजिए जो पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड जो है हमारा वो है हमारा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या हम उसको मेन ग्रुप एलिमेंट बोल सकते हैं। अब आते हैं हम डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक को बोलते हैं स्टूडेंट हम ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को बोलते हैं स्टूडेंट हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की तरफ। ठीक है, देखिए जो डी एंड एफ ब्लॉक है स्टूडेंट, ठीक है, उसमें ये याद रखिए कि सबसे पहले मैं डी को डिस्कस करूंगा जिसको आप बोल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप देखते रहिए, आप ध्यान से ब्रीफली समझिएगा इसको। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर मैं हल्का सा एक डेमो बना के दिखाऊं आपको,
पीरियोडिक टेबल का, तो ये आपकी कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरह से दिखती है। कुछ इस टाइप की दिखती है स्टूडेंट आपकी ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट कि ये देखिए इस तरह से यहां पे आपके हो गए एस के 2 ब्लॉक, ये हो गए एस के 2 ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट। यहां पे आते हैं आपके पी के 6 1, ठीक है स्टूडेंट। यह जगह 2, जगह 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट, 6 हो गए। अब देखिए ये जो हमारे पास है 1 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और देखिए स्टूडेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के बिटवीन जो भी आ रहे हैं, यानी 3 और 12 तक जो भी आ रहे हैं वही है स्टूडेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि बिटवीन एस एंड पी एलिमेंट। एस और पी एलिमेंट के बीच में जो होते हैं स्टूडेंट उस पूरे को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है स्टूडेंट कि ये सब के सब मेटल्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वो भी कैसे हार्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और बाकी जो आप इसके नीचे जो सीरीज देख रहे हैं जिसमें मैंने जो बनाया है, इसमें यहां से लेकर ऐसे ऐसे 14 आपकी ये बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, 14 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का जो है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आ गया होगा कि किस तरह की आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां पे होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल बिटवीन होंगे ब्लॉक एस और ब्लॉक पी के। देखिए ये पी है, ये एस है, तो एस और पी के बिटवीन जो होते हैं उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए इस पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी आने वाली है अभी, तो हम उसकी तरफ चलते हैं डिस्कस करने के लिए। तो आइए अब हम देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, क्योंकि ये काफी मजेदार है। देखिए हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट ये होता है डी ब्लॉक का कि दे आर ऑल मेटल्स। ये सबके सब मेटल्स है, जैसे कि मैंने अभी पीछे अभी आपको बताया कि सबके सब मेटल्स होते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि द एलिमेंट लाइंग in the middle of periodic table belonging to group 3 to 12 are known as D block element। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो मिडिल में होंगे, कहां पे? 3 और 12 के बिटवीन। मैंने अभी आपको दिखाया भी कि कैसे आप उसे देख सकते हैं। एस और पी के जो बिटवीन होते हैं, मिडिल में होते हैं, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो मैं आपको लिख लेता हूं द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है वो हम देखेंगे। कि सबसे पहले कोई एलिमेंट में आपको बता दूं कि जो ये सीरीज है ये कुछ इस पार्ट में डिवाइड है डी ब्लॉक की, 3D 4D 5D एंड 6D। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एलिमेंट की टेबल्स हमारे पास ऑलरेडी रहती है। पीरियोडिक टेबल ये देखिए कुछ इस तरह से, जो ये वाली बीच वाली जो सीरीज दिखाई दे रही है ये हमारी डी ब्लॉक है। आप इसे कंप्लीट नहीं देख पा रहे होंगे, आई नो दैट, बट आप इसे अपने आपके पास अगर कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह वगैरह हो तो उसमें आपको डी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। मैं हल्का से यहाँ पे ग्रुप 3D की लिख देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल हमारे लिए है। तो वो है स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहला आता है हमारे पास स्कैंडियम। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है हमारे पास टाइटेनियम, फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास वैनेडियम। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है हमारे पास क्रोमियम,
फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास Mn, ठीक है, यानी कि मैग्नीज। फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास आयरन Fe। फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास निकिल। फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास कोबाल्ट। फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास कॉपर। फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास जिंक। तो देखिए स्टूडेंट ये तो है इनका सीक्वेंस 3D का, ठीक है। अब ये याद रखिए कि जो स्कैंडियम है वो है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू 12th क्लास आपको केवल 3D का डीप नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट। 4D, 5D, 6D आप BSc वगैरह में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन है इस टाइम आपके लिए वो है स्टूडेंट आपका 3D। तो हम जो ज्यादा फोकस मारेंगे वो 3D पे ही रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हमने डाला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो मैं स्कैंडियम को यहाँ पे एक ले लेता हूं, स्कैंडियम 21, और एक ले लेता हूं स्टूडेंट में Fa को, Fe26। देखिए तो इसका जो कन्फिगरेशन होगा कैसे बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। देखिए 2, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 21। I hope you understand. Next 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। काउंट कीजिए 2, 4, 6, 10, 10 और 2, 12, 6, 18, 20, 26। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक चीज देखिए, आप हमेशा क्या करते हैं हम ग्राउंड स्टेट बनाने के लिए लास्ट की, जब भी हमें जनरल कन्फिगरेशन चाहिए होता है हम लास्ट के 2 फॉर्म को ले लेते हैं। तो लास्ट के 2 फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी दिख रही है आपको, देखिए लास्ट के 2 फॉर्म हमें कैसे दिख रही है, यहां पे हमें दिख रहा है कि NS2, ठीक है, NS2 मतलब ये तो N नंबर है NS2। फिर यहां पे D के साथ क्या हो रहा है, एक कम है। देखिए जो N है N में से कम हो जाता है, देखिए N में से कम हो जाता है, यानी कि ऐसे लिखेंगे N-1 D। अब देखिए D 1 से स्टार्ट हो चुका है, कहां तक जाएगा, 10 के बिटवीन, ठीक है, 1 से 10 के बिटवीन। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया, NS2 और N-1 D 1 to 10। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप ये याद रख पाए तो याद रखिए कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें एक्सेप्शन केस भी है, ठीक है, तो मैं आपको एक्सेप्शन केस भी इसके साथ साथ बताता चलता हूं। देखिए 2 केस ऐसे हैं जैसे कि क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम Cr24, ठीक है, पहले हम इसी को देख लेते हैं। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली लिखने के लिए आ जाएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम 24 होता है, तो देखिए कैसे इसमें एक्सेप्शन आ रहा है वो भी देखिए। देखिए सबसे पहले इसका जो कन्फिगरेशन है हम कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। आप इसे इस तरह से लिख रहे हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग और आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन केस है स्टूडेंट, इसलिए याद रखिएगा कि इसको हम रॉन्ग मानते हैं। तो इसका जो परफेक्ट और राइट पैटर्न है वो कौन सा है स्टूडेंट, वो ये है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डी ब्लॉक है स्टूडेंट, वहां से एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से वो डी ब्लॉक की तरफ मूव कर जाते हैं और इसके आउटरमोस्ट सेल को स्टेबल कर देते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूं कि यहां पे हो जाएगा इसकी ग्राउंड स्टेट, और देखिए आप हो गया हमारे पास 4s और ये सीरीज हो गया हमारी 3d की, ठीक है स्टूडेंट। तो 4s और 3d, 1 2 3 4 5। अब देखिए आप यहाँ पे इस वाले का जो राइट वाला कन्फिगरेशन है ना, ये राइट वाला है, इसका मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। 4s1 यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3d5 यानी कि 1 2 3 4 5। देखिए ऐसे में क्या हो गया स्टूडेंट, ये स्टेबल हो गया। तो याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों हो रहा है, ताकि ये क्रोमियम जो था वो स्टेबल हो सके। सेम केस स्टूडेंट किसके लिए भी है, कॉपर के लिए भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ तक का वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये समझिए स्टूडेंट जो कॉपर है वो होता है, कॉपर होता है 29, Cu कॉपर इज 29, Cu29 कॉपर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कॉपर के बारे में समझ लेते हैं हम डिटेल में और देख लेते हैं कॉपर को कि इसका कन्फिगरेशन बनेगा 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखिए पहले आप कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे जो कि रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये गलत है। रीजन ये कि एक्सप्रेशन केस होते हैं, ये वेरिएशन है इसमें, और इसको सही करने के लिए इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1s2 जो राइट मेथड है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ये होता है स्टूडेंट इसका परफेक्ट यानी कि राइट मेथड। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी फिर ऐसे में स्टेबल हो जाता है। मैं बनाऊंगा इसकी ग्राउंड स्टेट, आप ब्लास्ट के दो देखिएगा बस कि ये है हमारा S और यहां पे लेते स्टूडेंट हम D 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहां पे 1 है तो 1 डाल, यहां पे 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इनको फुलफिल किया है। देखिए आप सबके पास अपनी जो ऑर्बिट है वो स्टेबल है, इसलिए ये भी ऐसे में स्टेबल हो जाता है। याद रखिए स्टूडेंट, एक स्पाइन अब भी स्टेबल को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, अनस्टेबल तब होता है जब यहाँ पे खाली रह जाती कोई। ठीक है ना स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया। कॉपर का भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। इस तरह से आप कन्फिगरेशन बोर्ड एग्जाम में दे के आएंगे, क्योंकि जनरली ये पूछा जरूर जाता है। तो देखिए जो देयर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस रिप्रेजेंट बाय अ जनरल फॉर्मूला n-1 d 1 to 10 ns2, जो मैंने अभी आपको पीछे ड्राइव करके दिखाया। जो जनरल कन्फिगरेशन है वो है ns2 n-1 d 1 to 10। याद रखिए जो d होगा वो s वाले के नंबर से एक कम होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n, सपोज यहाँ पे 5 होता 5s2, तो यहाँ पे होता 4d 1 से 10। आई होप आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है और आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, है ना स्टूडेंट। लेकिन आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जैसे कि जिंक, जैसे कि स्कैमेडियम Cd, जैसे कि मरकरी Hg। देखिए ये स्टूडेंट डी ब्लॉक के होने के बावजूद भी हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। देखिए आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो ये 3 एलिमेंट एक ही उसमें है, ग्रुप में है। देखिए दिख रहे हैं आपको। तो मैं इनका कन्फिगरेशन भी लिख देता हूं यहाँ पे 30 48 और 80। अब आप देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है कि वाई वी आर नॉट कॉलिंग जिंक एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोल पा रहे हैं जबकि वो खुद डी ब्लॉक का एलिमेंट है? तो उसके पीछे रीजन स्टूडेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक्चुअली में वो जो डी ब्लॉक है उसकी सेल को फुलफिल करता है, और जब जो शेल है वो फुलफिल हो जाती है तो इस रीजन से हम उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं कहते, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते हैं। देखिए आप कैसे, चलिए मैं आपको जिंक के लिए दिखा देता हूं, बाकी का आप निकालेंगे कन्फिगरेशन। देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। मैं आपको काउंट कराऊंगा 10 20 30। देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वो हो सकते हैं जिसका कन्फिगरेशन होगा ns2 n-1 d 1 से 10 के बिटवीन। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है 3d10, ये तो 10 आ गया, यानी कि ये तो फुलफिल हो गया। जो फुलफिल हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब जिंक कैमेडियम मर्करी डू नॉट corresponding टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। वो उस कन्फिगरेशंस को शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि द डी ऑर्बिटल में हैव 1 to 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, बस 10 नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको। ठीक है, अगर इस रीजन को इसको आप समझ पाए तो सेम केस आपको कैमेडियम का भी मिलेगा। ये कन्फिगरेशन चलेगा, लास्ट में इसका आ जाएगा कुछ ऐसा 5s2 एंड 4d10। इसका आ जाएगा स्टूडेंट आपका 6s2 एंड 5d10। ठीक है, बाकी कन्फिगरेशन आप निकाल के देख सकते हैं, फाइनली मिलेगा आपको यही। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया होगा कि इसको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों नहीं बोलते। ये एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा, ये वेरिएशन होते हैं। ठीक है, ये 3 ऐसे एलिमेंट है जो कि डी ब्लॉक में होते हुए भी हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलेंगे, यानी कि जिंक कैमेडियम और मर्करी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है स्टूडेंट आपके पास। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि किसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, किसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। अगर कन्फिगरेशंस आपका n-1 d 1 से 10 ns1 to 2 हो तो स्टूडेंट हम उसको बोल सकते हैं यस इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं
देखिए जो s का कन्फिग्रेशन है उसमें भी कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं, मतलब ns 1 से 2 हो सकता है, n-1 d 1 से 10 हो सकता है, लेकिन इस तरह का कन्फिग्रेशन नहीं चलेगा। ये चल सकता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं हो सकता मैं आपको वो बता दूं। देखिए यहाँ पे तो दोनों में देखने में आपको पता चल रहा है कि ये 1 से 2 ही हुआ है, ठीक है, ये दोनों यानी कि सेम ही सेम हो गए, ठीक है, तो जनरल कन्फिग्रेशन आपका इस तरह का बन गया। लेकिन क्या नहीं हो सकता, हो ये नहीं सकता कि अगर ns2 और n-1 d 10 हो जाए स्टूडेंट, तो ये हमारे हिसाब से रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह का कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का कभी नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसका नेक्स्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है मैग्नेटिक नेचर। तो देखिए या तो आपका डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे या तो स्टूडेंट वो हो सकते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिए कि जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दे हैव maximum number of unpaired electron। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि सबसे अच्छे जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आयरन, ठीक है, यानी कि Fe, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट वहां पे आ जाता है कोबाल्ट और निकेल भी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक निकाल के बना के दिखाता हूं कि कैसे फेरोमैग्नेटिक होता है। तो जैसे आयरन है हमारे पास, Fe होता है स्टूडेंट हमारा 26। तो चलिए इसका कन्फिग्रेशन बनाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। तो आप लास्ट के देखिए, केवल मैंने आपको कैसे कहा, हमेशा ग्राउंड स्टेट में आप लास्ट को उठाइए, इनको लीजिए। अब यहाँ पे बनाते हैं हम ग्राउंड स्टेट। तो देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे देखिए 1 2 4s2, ये रहा, डी में 6 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि अगर आप कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आते हैं या मैग्नेट लेके आते हैं तो ये डायरेक्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर आपको अनपेयर मिल रहे हैं स्टूडेंट, तो याद रखिए ऐसे सब्सटेंस को आप बोलते हैं स्टूडेंट फेरोमैग्नेटिक। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जो समझ में आ गया होगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फेरोमैग्नेटिक हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है स्टूडेंट। देखिए पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, विच हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इस पे भी कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, लेकिन मैक्सिमम नंबर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि दो substance which have unpaired electron, ठीक है, unpaired electron are called paramagnetic। अब देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर याद रखना है आपको कि वहां पे मैक्सिमम नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन के थे, यहाँ पे आप केवल कह रहे हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। देखिए जो पैरामैग्नेटिक होंगे उसको जो एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वो हो जाएगा निकिल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि निकिल का एग्जांपल हमने वहां पे भी लिखे हैं, निकिल का एग्जांपल हमने यहाँ पे भी लिखे हैं। तो देखिए रीजन मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बस कि जो निकिल है स्टूडेंट, एक्चुअली निकिल इज द 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3d8। अब आप लास्ट की सेल को देखिए, लास्ट के इन दो को देखिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको मिलती है ग्राउंड स्टेट जो हमको मिलती है वो है 4s2 और 3d8 की ना, तो ये रहा s और ये हमारे d के लिए। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s में ये रहे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट हमारे, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे इलेक्ट्रॉन है 8, तो 1 2 3 4 5
6 7 8। अब आप यहाँ पे देखिए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कितनी है स्टूडेंट, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, केवल 2। जबकि फेरो में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे लोअर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बस स्टूडेंट आपको इतना से याद रखना है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही एक्चुअली में फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर इनकी मैग्नेटिज्म पावर को बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, डायमैग्नेटिक नाम से तो चल रहा है, डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं दो सब्सटेंस विच डू नॉट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि एक स्पाइन अप होगा तो एक स्पाइन डाउन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिज्म का थर्ड पार्ट है। फेरोमैग्नेटिक जिसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ देखिए आप, इसमें बहुत ज्यादा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें केवल 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हल्का सा अट्रैक्शन शो करते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ये वीकली रिपेल्ड तक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये डायमैग्नेटिक का कोई एग्जांपल्स। देखिए यहां पे मैंने बनाया है कि जो डायमैग्नेटिक है, जैसे जिंक इज 30, जिंक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, जिंक, कैमेडियम, मरकरी, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए जिंक जो होता है हमारे पास वो होता है 30, ठीक है स्टूडेंट। तो 30 का कन्फिगरेशन अगर मैं बनाऊं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए लास्ट की ग्राउंड स्टेट आप उठाएं यहाँ पे केवल, तो लास्ट की जो ग्राउंड स्टेट जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बन रहा है ये है 4s2 और ये बन रहा है आपका 3d10 का। तो देखिए आप ध्यान से, इसके स्पाइन अप डाउन, और यहाँ पे भी हुन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चले पहले स्पाइन अप और फिर स्पाइन डाउन, यानी कि टोटल 10 हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के बाद कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके नजदीक लेके आऊं, मैग्नेट इसके नियर लेके आऊं, तो ये बिल्कुल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाला, बल्कि हल्का सा रिपल्शन शो कर सकता है, लेकिन अट्रैक्शन बिल्कुल शो नहीं कर सकता। तो वन वर्डिंग में अगर हम समझना चाहें कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कौन कौन होते हैं, तो स्टूडेंट ये उसके एग्जांपल्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो फेरोमैग्नेटिक होगा उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है स्टूडेंट वो होता है Fe, आयरन, ठीक है। और पैरा का जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्टूडेंट वो होता है निकेल, एनाइन, ठीक है। और डाई का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, वो है जिंक। ये डी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इससे बाहर नहीं, डी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फेरो अट्रैक्शन शो करता है, पैरा हल्का सा अट्रैक्शन शो करता है, डाई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं कर पाता लेकिन रिपल्शन शो करता है वीकली, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया मैग्नेटिज्म ऑफ डी ब्लॉक। देखिए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे, देखिए ये तो बहुत लंबा हो जाएगा कि हम कन्फिगरेशन सॉल्व कर रहे हैं तब जाके मैं बताना, जबकि हमारे पास 1 मार्क्स में अगर एमसीक्यू में आ गया तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है स्टूडेंट, आप ये याद रखिए कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कुल मिला के इवन है, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्टूडेंट आपका डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो डायमैग्नेटिक। इसमें 2 एक्सेप्शन केस हैं जो कि अभी मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए जैसे कि ऑड, अगर ऑड होता है तो ऑड वाले सारे आपके पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें 2 केस को अगर छोड़ दिया जाए कि जिसके लास्ट में 10 और 16 आएगा स्टूडेंट, वो भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। अब देखिए मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप देखिए ऑक्सीजन इज 8, ऑक्सीजन 8 है, ठीक है, लेकिन मुझे इसका मैग्नेटिज्म देखना है कि कैसा होता है ये। तो जब ऑक्सीजन 8 है, सिंगल ऑक्सीजन है, तो हम उसको पहले कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि O2 लिखेंगे। अब O2 कैसा होता है, देखिए एक सिंगल ऑक्सीजन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे आप देखिए 8 2 16, 16 कैसा नंबर है, 16 है आपका इवन नंबर, लेकिन देखिए 2 एक्सेप्शन केस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है लेकिन वो बनेगा N2, तो 7 2 कितना होता है स्टूडेंट, 14 होता है, तो 14 इज अ इवन नंबर, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो 7 2 14, 14 एक इवन नंबर है। इवन नंबर वाले क्या होते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए डायमैग्नेटिक। देखिए आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन वैसे भी टाइम ही कम होता है बच्चों के लिए। अब देखिए जैसे हमने लिखा है नाइट्रोजन 7, ठीक है, और नाइट्रोजन N2 के ऊपर एक नेगेटिव लगा दिया। अब कैसा होगा स्टूडेंट, देखिए नाइट्रोजन होता है 7 7 2 14, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है, ठीक है, 14 1 15, तो 15 क्या होता है स्टूडेंट, ऑड होता है, तो ऑड वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसका बता देता हूँ, लास्ट वन। जैसे ऑक्सीजन होता है 8 होता है, और ऑक्सीजन हमने 2 और 2 नेगेटिव लिखा, तो देखिए ऑक्सीजन होता है हमारे पास 8 2 16, 16 और 2 18, तो 18 वाला क्या है, इवन है,
E1 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक, कौन सा आपका डायमैग्नेटिक है। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। आप इसको, इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।